हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल को। वैदिक काल में जो है उसको दो कालखंडों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद का कालखंड आता है उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पूर्व वैदिक काल में आपको बताए थे कि इसका जो है, इसको पढ़ने का 4 आधार हम लिए थे, जिससे आपको याद हो सके। ये मुख्यतः 4 आधार होते हैं जो सब चीज के बारे में जानकारी दे देते हैं किसी कालखंड के बारे में। जो कि हमारे 4 आधार था। राजनीतिक आधार, जो कि राजनीतिक जीवन था, और सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, और आर्थिक जीवन था। तो उसके बाद का जो कालखंड होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में भी जो है यही 4 आधार रहेगा। किसी भी कालखंड को पढ़ेंगे तो यह 4 आधार रहेगा, जो 90 से 100% जानकारी जो है हमको इस कालखंड के बारे में दे देता है। तो आइए हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ उत्तर वैदिक काल जो होता है यह 1000 ईस्वी से लेकर के या 600 बीसी तक चलता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। यहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है पूर्व वैदिक काल की तुलना। होता क्या है कि यहाँ देखते हैं 1000 ईसा पूर्व में जो है यह जो है यहाँ लोहे की खोज हो जाता है। और लोहे का प्रमाण सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? यूपी का अंतर रंजीक खेड़ा में। यूपी का अंतर रंजीक खेड़ा में लोहे का हम लोग का प्रमाण मिला है। तो यह 1000 ईस्वी में जो है उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज होता है, जिससे जो है एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है आर्थिक में। यदि आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी जो है, धार्मिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है पूर्व वैदिक काल की तुलना। लोहे की खोज जो है यहाँ चारों जीवन में जो है बहुत भूमिका निभाता है बदलाव के लिए। लोहे की खोज से क्या होता है कि यहाँ जो है कृषि का जो है कार्य प्रारंभ हो जाता है, जो कि आगे चल के ये सब चीजों में ये 4 जो जीवन पड़ते हैं, आर्थिक जीवन के साथ साथ जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है ये आपको सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव करता है। तो देखिए, इससे क्या होता है कि जब लोहे की खोज होता है तो तरह तरह के सामान बनने लगते हैं, तरह तरह के वस्तुएं बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है, कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कृषि का कार्य प्रारंभ होने से जो है ये आर्थिक जो है मेरे में चेंजिंग होने लगता है, आर्थिक जो है लाभ होने लगता है, जिससे जो है राजनीतिक सत्ता और जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है कि राजा की शक्ति में बढ़ जाता है। ये कैसे कैसे बढ़ता है? तो ये 4 मुख्य आधार, जैसे कि किसी कालखंड को पढ़ते हैं तो ये 4 ही आधार रहेंगे, जिसके वजह से हम लोग देखेंगे ये लोहे की खोज जो है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो जीवन है उसमें क्या परिवर्तन करता है, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन करता है, आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन करता है, और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में क्या परिवर्तन करता है। दोस्तों, सबसे है पहले सामाजिक जीवन। हम यहाँ तुलना करेंगे उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस के थ्रू जो है हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है सामाजिक जीवन। देखिए, लोहे की खोज के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में आपको सामाजिक जीवन जो पढ़ाए थे यह कैसा था, पहले ये जान लेते हैं। यह जो है नहीं देखे हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी देख लीजिए। वहां का जो यह था किस पे आधारित था? कर्म के आधारित पर जो है जाति का विभाजन था। जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होता था, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है सामाजिक जीवन में। होता क्या है, जैसा कि आपको पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक देखने को मिलता है, वैसा ही स्वयं यहाँ पितृसत्तात्मक रहता है, पिता ही प्रधान होते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव होता है। यहाँ जो है वंश पर आधारित हो जाता है। यह क्या होता है? वंश पर आधारित हो जाता है। यहाँ कर्म पे आधारित ना होकर के, जो कि आपको पूर्व वैदिक काल में मिला था, वो ना होकर के यहाँ वंश पर आधारित हो जाता है। मतलब कि यदि मेरे पिता जिस वंशज के हैं, जो कुशवंशी हैं, यदुवंशी है, जो भी हैं, तो मैं उनका जो पुत्र हम जो हैं वही कहलाएंगे, और मेरे पुत्र जो होगा वही। यदि हम ब्राह्मण हैं, मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कहलाएंगे। अभी तो जाति का विभाजन बहुत
सारा जो है उपजाति जाति बन चुका है। तो हालांकि पहले जो है ये 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, जो कि इसके कार्य भी बताए थे। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ कराना, और क्षत्रिय का काम रक्षा करने का, वैश्य का काम जैसे किसान सब होते हैं फसल उत्पादन करना, शूद्र का काम सेवा करना होता था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जो कि वंश पर आधारित हो जाता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है एक ही परिवार में जो है एक ही वंशज के लोग होते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होगा, लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो पढ़े थे, एक ही परिवार में जो है कई प्रकार के वंश हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण होता था, कोई क्षत्रिय होता था, कोई वैश्य होता था, कोई शूद्र होता था। ये काम के आधार पर होता था, लेकिन यहाँ वंश के आधार पर हो जाता है। तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव होता है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। फिर यहाँ एक चीज क्या होता है, गोत्र की उत्पत्ति हो जाती है। गोत्र शब्द गोधन से बना है। गोधन क्या होता है, देखिए जैसे उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो गाय को रखने वाला होता है, एक ही कैटेगरी के जो गाय रखते थे उसको जो है एक गोत्र में रखा गया, और दूसरे कैटेगरी के जो गाय रखते थे वो उसको दूसरे गोत्र में रखा गया। तो हालांकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में गोत्र देखने को अधिक मिलता है। तो ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ जो शादी विवाह होता था यह गोत्र के आधार पर होता था। यदि आप एक ही गोत्र के हैं तो आपका शादी उनसे नहीं होगा, आप अलग गोत्र के होंगे तब शादी होगा। तो यहीं से जो है ये गोत्र जो ब्राह्मण क्षत्रिय में अधिक देखने को मिलता है, यही आपको उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। फिर यहाँ एक चीज होता है, देखिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। क्या होता है, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है, जो कि आपको पढ़ा रहे थे। क्या यहाँ पढ़ा रहे थे आपको, मनुस्मृति सब पढ़ा रहे थे। तो आपको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ जीवन क्या होता है, वानप्रस्थ जीवन होता है क्या, सन्यासी जीवन क्या होता है। तो यहाँ आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो आप पीछे का देख लीजिएगा। आपको हिस्ट्री वाला जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ ये सब बताया गया उत्तर वैदिक काल से पहले। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ब्रह्मचर्य जीवन जो विद्यार्थी का जीवन होता था, गृहस्थ जीवन में जो है वो अपना परिवार चलाते थे। सबसे जो है सर्वोत्तम जीवन जो है गृहस्थ जीवन होता था। वानप्रस्थ जीवन में जो है ये परिवार के साथ साथ सामाजिक देखभाल करता था। और सन्यासी जीवन जो है 75 के बाद का होता था, जो यह पारिवारिक मोह माया सबको छोड़ करके जो है जंगल में जाकर के जो है ये सन्यासी बन करके जो है भगवान की आराधना करते थे। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करें पूर्व वैदिक काल में क्या होता था, स्त्रियों की स्थिति में जो है ये सुधार था। स्त्रियों की स्थिति जो है ये अच्छा था क्या कि वहाँ जो है आपको 4 चीज मिले थे, 4 संस्था, जिसमें स्त्रियों को भी महिलाओं को भी जो भाग लेने मिलता था उस मीटिंग में। जैसा कि आपको समिति और विदत ये 2 संस्थाएं थे जिसमें जो है स्त्रियों को भाग मिलता था। लेकिन यहाँ जो है स्त्रियों की स्थिति में जो है काफी बदलाव होता है, काफी गिरावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो है लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज से जो है आर्थिक उपलब्धि बढ़ता है। आर्थिक उपलब्धि के साथ साथ जो है ये सामाजिक उपलब्धि बढ़ जाता है, सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है, राजा को शक्ति हो जाता है, राजा के पास अत्यंत शक्ति हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, तो राजा अपने अधिकारी बना लेते हैं, वो अपना शासन चलाने लगते हैं। फिर स्त्रियों को जो है वो 4 संस्थाएं नहीं रहती है, वो अपने अधिकार द्वारा वो जो है अधिकारी द्वारा राजा अपना शासन चलाते हैं। तो वो सब जो है लगभग खत्म होने के कगार पर रहता है वो 4 संस्थाएं, जिससे जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो जाती है। और यहाँ सामाजिक जीवन में देखेंगे तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन बढ़ता है। यह अनुलोम विवाह क्या होता है, यदि उच्च वर्ग के वर जब निम्न वर्ग के इस लड़की से शादी कर लेता था तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। वहीं उच्च वर्ग के लड़की मतलब कि वधू और निम्न वर्ग के जो लड़के होते थे उससे शादी जो होता था, दोनों का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। तो ये आपका सामाजिक जीवन हो गया। सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक दोनों कालखंड में सेम ही था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वर्ण व्यवस्था में बदलाव होता है, वो वंश पर आधारित हो जाता है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। फिर स्त्रियों की स्थिति में क्या होता है, ये काफी गिरावट हो जाती है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह यहाँ देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक जीवन।
राजनीतिक जीवन में क्या होता है, देखिए यहाँ प्रशासनिक इकाई जो थी या पूर्व वैदिक काल में सेम यही था। कुल का जो ये प्रधान होता था ये कुलप कहलाता था, ग्राम का प्रधान ग्रामनी कहलाता था, विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था और जन कबीला का प्रधान ये राजा कहलाता था। एक परिवर्तन क्या होता है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है, जन बड़ा होकर के क्या होता है, जनपद हो जाता है। ये कैसे, देखिए जब जिस क्षेत्र में लोहे की खोज होती है तो लोहा का खोज जहां होता है वहां जाकर के जन कबीला जो है जाकर के बसने लगते हैं, और जब बसने लगता है तो वो धीरे धीरे कबीला जो है बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ी आकृति धारण करने लगती है जो आगे चल के जनपद कहलाता है। और जनपद के जो है ये प्रधान राजा होते हैं, जनपद के प्रधान राजा होते हैं। फिर यही आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये वैदिक काल के बाद एक आता है महाजनपद काल, जो कि यही जनपद धीरे धीरे बड़ा होकर के जो है पूरा जो है ये बड़ा हो जाता है, तब ये महाजनपद कहलाता है। जो कि आपको पढ़ाएंगे कि महाजनपद की शुरुआत कहाँ से होती है, वो आपको पढ़ाएंगे कि मगध से शुरुआत होती है और उड़ीसा के कटक से लेकर के अफगानिस्तान के अटक तक फैला रहता है, वो महाजनपद काल हो जाता है। यहाँ जनपद की शुरुआत रहती है। अब देखिए ये जो 4 संस्थाएं आपको पढ़ाए थे पूर्व वैदिक काल में, समिति, सभा, विदत और गण, ये चारों संस्थाएं में जो है गिरावट होने लगती है। ये चारों संस्थाएं में जो है ये चारों संस्थाएं चलना जो है बंद कर देता है, उतना अच्छा से नहीं चल पाता है। बिकॉज होता है क्या, देखिए जब यहाँ हमको आर्थिक जीवन में सुधार होता है तो राजा के पास जो है शक्ति मिल जाता है, और राजा के पास शक्ति हो जाता है, यहाँ जो है टैक्स को नियमित कर देता है। तो टैक्स नियमित करेगा तो राजा के पास शक्ति मिलता है, तो ये सब मीटिंग होना बंद हो जाता है, राजा जो है अपना शासन जो है चलाने लगते हैं, तो ये सब में गिरावट हो जाता है। स्त्रियों को जो है यहाँ भाग लेने अब नहीं मिलता है, चलता ही नहीं तो स्त्रियां भाग लेगी ही नहीं। अब देखिए अधिकारी जो होते थे पूर्व वैदिक काल में आपको पढ़ाए थे, अधिकारी होते थे जो कि आपको मुख्य 2 बताए थे, पुरोहित और सेनानी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब राजा के पास शक्ति हो जाता है तो ये चारों जो संस्थाएं थी इनमें गिरावट हो जाता है, ये अच्छे से नहीं चलते हैं। क्योंकि ये होता क्या है, राजा जो है अधिकारी की संख्या में जो है बढ़ोतरी कर देती है। ये कुल कितना कर देते हैं, 17 अधिकारी रख लेते हैं अपने राजकाज को संभालने के लिए, और इसी अधिकारी के जो है अधिकारी की सहायता से जो है राजा अपना राजकाज संभालते हैं। तो कितना हो जाता है, 17 अधिकारी हो जाता है। सेना जो है ये कुछ हद तक नियमित होता है लेकिन फिर भी नियमित नहीं होता है। जैसा कि आपको पूर्व वैदिक काल में बताए थे कि जब युद्ध का समय आता था तो उस समय जो है सेना को जो है सेना बनाया जाता था, लेकिन इस समय क्या होता है कि कुछ हद तक नियमित कर लिया जाता है लेकिन उतना भी नियमित नहीं होता है। फिर बात करें टैक्स का, टैक्स जो बलि कहलाता था उसमें क्या होता है, ये टैक्स को नियमित कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में विकास होता है लोहे की खोज से, तो टैक्स को नियमित कर देता है। पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से आप टैक्स दे सकते हैं, नहीं मन करता है तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, यह नियमित कर दिया जाता है, आपको टैक्स देना ही देना होगा। फिर देखिए राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाता है, ये तो आपको पता ही। अब राजा के पद जो होता है ये वंशानुगत हो जाता है। अब राजा का पुत्र जो है वही नेक्स्ट आने वाले समय में राजा बनेगा। तो राजा का पद यहाँ से वंशानुगत हो जाता है। तो ये हो गया आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में क्या बोले 4 संस्थाएं, उसमें गिरावट हो जाती है, अधिकारी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, और टैक्स जो है ये नियमित कर दिया जाता है, सेना कुछ हद तक नियमित हो जाता है, राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जो जन था पहले वो कबीला था, वो आगे चल के एक और उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि बड़ी संख्या होता है वो जनपद कहलाता है, जिसके प्रधान क्या होते हैं, राजा होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक जीवन। ये 4 जीवन में थर्ड पॉइंट है आर्थिक जीवन, जो कि यही आर्थिक जीवन सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है लोहे की खोज की वजह से। अब यहाँ आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ मुख्य आधार कृषि बन जाता है, जो कि आपको पूर्व वैदिक काल में बताए थे कि मुख्य आधार पशुपालन था। लोहे की खोज से क्या होता है कि कुदाल, हथियार सब बनने लगते हैं और काफी संख्या में जंगलों का कटाई होता है, और जो है यहाँ कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो कृषि का जो है यहाँ काम होने लगता है, तो यहाँ मुख्य आधार क्या बन जाता है, मुख्य व्यवसाय क्या बन जाता है, या आपको कृषि बन जाता है। फिर दूसरा व्यवसाय जो होता है यह पशुपालन बनता है।
गाय का देखिए, गाय अभी भी जो है प्रमुख पशु ही रहते हैं, इनका महत्व घटता नहीं है। लेकिन अब जो गाय के आधार पर जो ये धनी अमीर होते थे, उसके साथ साथ जो है कृषि भी जो है ये इम्पोर्टेंट होने लगा था। घोड़ा का यहाँ महत्व बढ़ जाता है। घोड़ा का महत्व राजनीतिक रूप से बढ़ता है। देखिए, सेना जब नियमित हो जाता है तो उसके पास जो है घोड़ा होना चाहिए। घोड़ा जो है युद्ध के लिए रहता था, तो घोड़ा का महत्व राजनीतिक रूप से इसका बढ़ जाता है। विदेशी व्यापार का प्रमाण के बारे में बात मिले तो देखिए, जो भी कृषि का कार्य होता था, जो भी उपज होता था, वो उसके बाद जो भी अधिशेष होता था, मतलब उपज के बाद जो हमको फसल बच जाता था, उसका जो है व्यापार होता था। यदि यहाँ देशी व्यापार ही देखने को मिलता है, हालांकि उतना विदेशी व्यापार देखने को नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ कुछ हद तक जो है विदेशी व्यापार देखने को मिलता है। सिक्के का प्रचलन के बारे में बात करें तो सिक्के का प्रचलन न पूर्व वैदिक काल में हुआ था, न ही यहाँ होता है। सिक्के का प्रचलन हालांकि ये पूर्व वैदिक काल का लास्ट में, मतलब कि महाजनपद काल जब स्टार्ट होता है तो यहाँ तब सिक्के का प्रचलन होता है। यहाँ अभी तक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का ही कार्य चल रहा था, वस्तु के बदले वस्तु देने का। अब नगरीय विकास के बारे में बात करें तो नगरीय विकास थोड़ा थोड़ा हुआ था। ये भी थोड़ा थोड़ा कब होता है, ये लास्ट उत्तर वैदिक काल में, जब महाजनपद काल होता है तब ये द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा नगरीय सभ्यता कौन होता है, महाजनपद काल होता है दूसरा नगरीय सभ्यता। यहाँ हल्का हल्का जो है नगरीय विकास की कार्य जो है यहाँ शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल के लास्ट में। अब आर्थिक जीवन के बाद हम लोग धार्मिक जीवन को देखेंगे। लेकिन आर्थिक जीवन में देखिए, कृषि मुख्य आधार बनता है, पशुपालन दूसरे नंबर पे रहता है, गाय प्रमुख पशु ही रहता है, घोड़ा का जो है राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है, विदेशी व्यापार कुछ हद तक होता है, ज्यादा देशी व्यापार ही होता है, सिक्के का प्रचलन नहीं रहता है, नगरीय विकास थोड़ा होता है। फिर अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ जो है पहले आपको मुख्य देवता बताए थे पूर्व वैदिक काल में, ये इंद्र होते हैं जो वर्षा का देवता माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव होता है धार्मिक जीवन में भी। आर्थिक जीवन के साथ साथ जो है यहाँ धार्मिक जीवन में बदलाव क्या हो जाता है, मुख्य देवता यहाँ प्रजापति को माना जाता है। मुख्य देवता प्रजापति को माना जाता है। इसको सृजन का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, सृजन का देवता कहते हैं। और कुछ अन्य देवता होते हैं जैसे विष्णु, रुद्र, वरुण, पुष्ण। विष्णु, रुद्र, वरुण, पुष्ण। जैसा कि विष्णु को जो है रक्षक का देवता माना जाता है, जो कि अभी हम लोग पालनहार मानते हैं। फिर रुद्र को जो है, ये पहले जो है आपको पूर्व वैदिक काल में इसको गुस्सा का देवता माना जाता था, लेकिन आकर के यहाँ चेंज हो जाता है, ये पशु का देवता माना जाता है। तो इसमें काफी चेंजिंग होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। वरुण, ये जो है तूफान का देवता होता था, हवा का देवता होता था, लेकिन यहाँ आकर के क्या हो जाता है, ये जल का देवता माने जाने लगे। फिर पुष्ण, जो कि पहले आपको पशु का देवता होता था पूर्व वैदिक काल में, यहाँ आकर के जो है शूद्र का देवता माने जाने लगे। ये शूद्र आपको बताए थे, ये शूद्र का देवता ये पुष्ण कहलाता था। ये तो देवता के बारे में हो गया। यज्ञ के बारे में बात करें, जैसा यज्ञ चल रहा था वो चल ही रहा था, जैसा कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, जो कि आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं ये यज्ञ क्या था। यज्ञ जो है काफी संख्या में यज्ञ होने लगता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, कर्मकांड जो है, ये कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है, ये काफी संख्या में बढ़ जाता है। ये क्यों होता है, देखिए जैसे ही आपके पास धन संपत्ति का अपार होगा तो आप लोग जो है ये कर्मकांड करने लगेंगे। मतलब जो है कर्मकांड बढ़ जाता है तो क्या होता है, इस समय जब आर्थिक उन्नति होने लगता है तो दो ये श्रेणी होते हैं, दो वंशज होते हैं, एक ब्राह्मण वंश, एक क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अपने श्रेष्ठता दिखाने के लिए जो है कर्मकांड की संख्या में बढ़ोतरी कर देते हैं, ये कर्मकांड ज्यादा करने लगते हैं। तो ये आगे चल के जो है ये वंशज में जो है आप पढ़ेंगे, जैसे महाजनपद काल में हर्यक वंश, ये सब बिंबिसार, अजातशत्रु के बारे में, कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होता है अपने श्रेष्ठता दिखाने के लिए जो है युद्ध करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य को जाके, एक जनपद जो है दूसरे जनपद को हड़पने का कोशिश करते हैं। ये आपको आगे चल के मिलेगा। इसी समय क्या होता है कि देखिए इसके बाद क्या होता है, जब कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है तो यही कर्मकांड काफी संख्या में होने लगती है। इसी समय एक उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक में एक कर्मकांड की चर्चा
बताया गया है, जिसमें 24,000 बैलों की जो है ये बलि देने का के बारे में बताया गया। जब उस समय उपनिषद को पढ़ते हैं तो ये 24,000 जो है लगभग बलि के बारे में पढ़ते हैं तो लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। इतनी संख्या में जो है बलि दिया जाता था। तो उस समय जो है कुछ लोग जो है क्या करते हैं, काफी संख्या में लोग में जो है हृदय परिवर्तन का काम होते हैं। ये कर्मकांड से दूर हटना चाहते हैं। क्या हटना चाहते हैं? दूर हटना चाहते हैं। वो अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो अलग रास्ता अपनाने के लिए जो है एक होता है महात्मा बुद्ध और जैन धर्म महावीर जैन। ये क्या करते हैं, ये दो जो है संप्रदाय का उदय हो जाता है। इनसे जो कर्मकांड से अलग होकर के दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं तो दो संप्रदाय का उत्पन्न होता है, एक बुद्ध धर्म, एक जैन धर्म। यही लोग जो आकर के इस कर्मकांड से निकल करके बाहरी रास्ता निकाल करके दूसरा धर्म पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के द्वारा ये दो संप्रदाय का जन्म होता है। यही कर्मकांड के वजह से ये दो धर्म बनते हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। फिर हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ही वजह से जो है ये दो धर्म बनते हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। तो एक तरफ क्या होता है, ये धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे बुद्ध धर्म और जैन धर्म, और एक तरफ क्या होता है, यही कर्मकांड इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं, जो कि वो महाजनपद काल में होता है। हर्यक वंश, ये सब वंश होता है जो कि आगे चलता है। तो आगे ये सब चीज पढ़ेंगे। तो ये आप लोग को उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग रिव्यू इसको फिर से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व जो है लोहे का खोज होता है। लोहे के खोज से जो है ये 4 जीवन जो होते हैं, आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक जो है, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में जो है बहुत बड़ा बदलाव होता है। सामाजिक जीवन में जो है ये बदलाव क्या होता है, जो पहले कर्म के आधार पर चलता था ये वर्ण व्यवस्था, ये इसमें चेंजिंग हो करके ये वंश पर आधारित हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर यहाँ जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। एक गोत्र के व्यक्ति जो है, वर वधू जो है, ये क्या करते हैं, आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे गोत्र में जाके करेंगे। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, जैसा कि ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन होता है, गृहस्थ ये परिवार चलाने वाला, वानप्रस्थ जो परिवार के साथ साथ जो है सामाजिक जीवन को देखना पड़ता है, सन्यासी जीवन जिसमें जो है जाके वो अपना ध्यान करते हैं, इसको पारिवारिक से कोई मतलब नहीं रहता है। स्त्रियों की स्थिति में जो है काफी गिरावट हो जाती है। स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट हो जाती है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का स्टार्ट हो जाता है। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो पहले जहाँ जन तक था, जन कबीला तक था, उसमें एक चीज और जो रहता है, वही जन जब लोहे की खोज होता है तो जहाँ लोहे का खोज सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, यूपी के अंतरंजी खेड़ा में। तो जन काफी संख्या में जहां आकर के बसने लगता है तो वो जनपद कहलाता है। और ये जो 4 संस्थाएं थी ये अच्छे से नहीं चलता है, क्योंकि राजा के शक्ति में जो है वृद्धि हो जाता है और अधिकारी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। अधिकारी की मदद से जो है राजा अपना शासन चलाने लगते हैं, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी होकर के 17 हो जाता है। और सेना जो है कुछ हद तक नियमित किया जाता है, टैक्स को जो है नियमित कर दिया जाता है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में यह स्वेच्छा से था। राजा का पद जो है ये वंशानुगत हो जाता है। आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो है यह पशुपालन था, लेकिन यहाँ आकर के उत्तर वैदिक काल में जो है यह कृषि हो जाता है। दूसरा आधार क्या होता है, ये आपको पशुपालन हो जाता है। गाय प्रमुख पशु ही रहता है, लेकिन घोड़ा का महत्व जो है राजनीतिक महत्व इसका बढ़ जाता है। विदेशी व्यापार का प्रचलन कुछ हद तक देखने को मिलता है, और देशी व्यापार तो चलता ही है, सिक्के का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है, जो कि लास्ट में देखता है जब महाजनपद काल का स्टार्ट होता है तो उस समय सिक्के का प्रचलन बढ़ता है। नगरीय विकास की शुरुआत होती है महाजनपद काल में, जो है दूसरा नगरीकरण इसको कहा जाता है। और आपको धार्मिक जीवन के बारे में बताया, मुख्य देवता यहाँ इंद्र के जगह प्रजापति हो जाते हैं, जो सृजन के देवता माने जाते हैं। अन्य देवता थे विष्णु, जिसको रक्षक के देवता कहते हैं, रुद्र जिसको पशु का देवता माना जाता है, वरुण जो जल के देवता होते हैं, पूषण जो शूद्र के देवता होते हैं। यज्ञ में वही यज्ञ चल रहा था, उसमें यज्ञ वाजपेयी यज्ञ राज सूर्य, लेकिन इसमें क्या होता है काफी संख्या में होने लगता है और कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है। और आगे चल के यही जो है क्या होता है कि श्रेष्ठता दिखाने के लिए वंश अलग अलग जो है आपस में युद्ध करने लगते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और कर्मकांड के वजह से एक और बदलाव होता है, जो कि 2 संप्रदाय का जन्म होता है, 2 धर्म का जन्म होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
तो देखिए वैदिक काल के कुछ नदी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। वैदिक काल जो कि पहले पुराना नाम वितस्ता था, जो कि आपको बताए थे वैदिक काल में आगे आकर के बसे थे। ये 7 नदी था जिसको सप्तसेंद्र प्रदेश कहते हैं, यही 7 नदी के आसपास का क्षेत्र था। वितस्ता जो पुराना नाम है, अभी वर्तमान नाम इनका झेलम है। अस्किनी ये जो पुराना नाम है, इसका वर्तमान नाम जो है चिनाब है। परुष्णी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इसका वर्तमान नाम रावी नदी है। अब परुष्णी नदी के बारे में बात करें, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ दसराज का युद्ध हुआ था। इसी समय एक कबीला था भरत कबीला और पुरु कबीला, ये दोनों आपस में मिल करके जो है जनपद बनाते हैं, और यही जनपद जो है किससे युद्ध होता है, 10 राजाओं के साथ युद्ध होता है, यही रावी नदी के किनारे, मतलब रावी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर। इसलिए इसको दसराज युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 10 राजा और ये भरत कबीला के बीच युद्ध होता है, इसलिए दसराज युद्ध कहते हैं। तो यही बहुत प्रचलित है यह युद्ध, दसराज का युद्ध, जो कि काफी संख्या में पूछा जाता है। किस समय हुआ था, वैदिक काल में हुआ था। फिर है बिपाशा बसु से आप नाम रख सकते हैं। कैसी है बिपाशा बिपाशा जो है ये पुराना नाम है, वर्तमान नाम जो है व्यास है। फिर है नेक्स्ट सादानीरा का वर्तमान नाम गंडक है, और शतुद्री जिसका वर्तमान नाम अभी सतलुज है। सरस्वती जिसका वर्तमान नाम घग्गर है, लेकिन सरस्वती नदी जो कि राजस्थान में बहती है, अभी वो विलुप्त हो चुकी है, ये अभी नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को वैदिक काल जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।